सीरीज़ 1 में आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सा भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें अलग अलग पैरामीटर है। तो हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो, राइट। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उससे कैसे पता लगाएंगे कि एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ पे पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आप कोई सा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक क्या है ना, टाइम के साथ क्या है ना करेक्ट हो जाते हैं, करेक्ट होते हैं मतलब नीचे आ जाते हैं। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक बाय करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जिसने एक टाइटन का शेयर लिया था, जो आप सब लोगों को पता है कि वो एक अंडर वैल्यूड शेयर था और वो अंडर वैल्यूड से आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम प्राइस टू सेल्स रेशियो से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कैसे एक यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्म है आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और वो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। लेट सपोज कि मेरी कंपनी है कोई XYZ, राइट। मेरी कोई कंपनी है XYZ। अब मुझे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है। तो शेयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि कितने शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग। लेट सपोज कि 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब मार्केट में है और उनका शेयर प्राइस चल रहा है 50 रुपये, ठीक है। तो जो मेरी XYZ ये जो कंपनी है, इसकी जो टोटल जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो हो गया 50 लाख का। तो आई होप आपको यहाँ पर पहली चीज़ ये क्लियर हो गई होगी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे होते हैं कि जितने शेयर आउटस्टैंडिंग में रहते हैं, राइट, जितने शेयर आउटस्टैंडिंग में रहते हैं और उनका जो शेयर प्राइस चल रहा रहता है उससे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सेम एज यूजुअल अगर मुझे रिलायंस का निकालना है, राइट, रिलायंस का अगर मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो लेट सपोज कि उसके 1 बिलियन शेयर हैं फॉर एग्जांपल और उसका शेयर प्राइस चल रहा है 10 रुपीज़। तो रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 1 बिलियन, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब हम आगे एनालिसिस करते हैं कि प्राइस टू सेल्स रेशियो में कैसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। प्राइस टू सेल्स रेशियो में मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें पता पड़ गया कि हमें कैसे निकालना है, ठीक है। अब प्राइस टू सेल्स रेशियो में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 से कम है तो उसको हम अंडर वैल्यूड कहेंगे और 1 से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज कि कोई है, एक कंपनी है, एक कंपनी A है, एक कंपनी यहाँ पर एक कंपनी B है, ठीक है। उसका कंपनी A और कंपनी B का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेट सपोज हम सेम रखते हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, इसका हम रखते हैं 100 मिलियन, ठीक है। और इसका भी हम क्या कर रखते हैं 100 मिलियन। दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम है। अब वो लोग सेल्स कितनी कर रहे हैं, सेल्स कब कैसे कैलकुलेट होती है, सेल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनुअली में। तो कंपनी ए ने जो सेल्स की है वो की है 50 मिलियन की, ठीक है यहाँ पर, और कंपनी बी ने सेल्स की है 200 मिलियन की, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्राइस टू सेल्स क्या है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो कैसे आ जाएगा, मैं आपको आगे और दिखाऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना। ये आपका है कि बेसिक्स आपका यहाँ पर ये पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं इसका करूँगा तो मेरे को क्या रेशियो आ जाएगा, मुझे आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो और इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो आ जाएगा 0.5। तो राइट, अब हमें यहाँ पे क्लियर कट देखने मिल रहा है कि मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला में आपको क्या बताया कि अगर 1 से नीचे है तो वो क्या है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो इधर कंपनी बी इधर क्या है, अंडर वैल्यूड है, और कंपनी ए तो इधर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कंपनी बी यहाँ पर क्या हुई, अंडर वैल्यूड हो गई और ये वाली कंपनी ए ओवर वैल्यूड हो गई है। तो राइट, एक ये फॉर्मूला है पता लगाने के लिए। लेकिन अगर मुझे उसका सेल्स नहीं देखना है, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को डायरेक्ट प्राइस टू सेल्स रेशियो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, लेट सपोज, ठीक है, हमें 3 चीज़ें चाहिए रहती है। वो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू सेल्स रेशियो हमें दिया गया है और उसकी सेल्स दी गई हुई है। हमें एटलीस्ट ये 3 पैरामीटर चाहिए। अब यहाँ पे 3 कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। तीनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम सेम रखते हैं, 1 बिलियन
1 बिलियन एंड 1 बिलियन। इसका जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो कितना है 0.1, इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो है 1, इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो है 10, राइट। अब आपको यहाँ पे क्लियर कट देख के पता लगा होगा कि ओके ये अंडर वैल्यूड है, ये नॉर्मल है और ये ओवर वैल्यूड है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि उसने सेल्स कितनी की है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो अगर यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अगर मैथ्स आता होगा, तो अगर मुझे सेल्स निकालना है, सेल्स निकालेंगे तो सेल्स इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हम क्या है इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 करेंगे। तो यहाँ पे इसकी सेल्स कितनी आ गई 1 बिलियन नॉर्मली। सी की कितनी आ गई, यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे कितने आ गया, इसकी जो सेल्स आई है वो है 100 मिलियन और इसकी आ गई है सेल्स आ गई है 10 बिलियन। तो अब हमें यहाँ पे देख के क्या पता चला कि ये जो कंपनी ए है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो आपको एज अ फंडामेंटली कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी सी की यहाँ पर क्या हो गई, कंपनी सी यहाँ पर हो गई है यहाँ पर ओवर वैल्यूड की, क्योंकि उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 10 है। और कंपनी बी यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर एज अ न्यूट्रल हो गई है। अब जब भी किसी भी कंपनी का अगर रिजल्ट आता है तो हमें उसमें क्या देखना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल समरी दे देता हूँ। अगर किसी भी कंपनी की अगर सेल्स अगर किसी भी कंपनी की सेल्स ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस टू सेल्स रेशियो नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, अगर यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है किसी भी स्टॉक का, क्या प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप ये वाले फॉर्मूले से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पर ऊपर जाएगा, एंड अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जाएगा तो उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो वो कंपनी क्या है, वो ओवर वैल्यूड की तरफ बढ़ने लगती है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड यहाँ पर कैसे निकाला जाता है। तो कंपनी हर बार क्या होती है, एडजस्टमेंट करती है कि अगर प्राइस को गिरा देती है ताकि ये कंपनी ये जो स्टॉक है, जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस रहते हैं, वो इसी के मेथड से, ये एक पैरामीटर है जिससे वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो फंडामेंटली ये ओवरवेट रेटिंग है या डाउनग्रेड रेटिंग है वो इस बेसिस पे दे सकते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ईपीएस को कैसे कैलकुलेट यहाँ पर करते हैं, कि ईपीएस कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज ये रहा ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अर्निंग्स क्या है, कि एक कंपनी कितना अर्न कर रही है, एक अर्निंग्स के ऊपर, और उसका टोटल क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं मार्केट में, ठीक है, उसके जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से। जब हम इन दोनों को, इसमें आप अर्निंग्स ले सकते हैं, नेट अर्निंग आपको लेनी है, नेट अर्निंग अपॉन शेयर। तो अगर ईपीएस, लेट सपोज कि अगर ईपीएस यहाँ पे 4 बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर ईपीएस किसी भी कंपनी का पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी वो क्या है, प्रॉफिटेबल है। मैं प्रॉफिटेबल को पी से डिफाइन कर रहा हूँ। और अगर किसी भी कंपनी का ईपीएस अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी एक तो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो मतलब कंपनी जो एक्सपेंस कर रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो कंपनी जो भी एक्सपेंस कर रही है वो उसका ज़्यादा है जितना वो अर्न कर रही है, मतलब जितना उसका रिवेन्यू भी नहीं है उससे ज़्यादा उसका एक्सपेंस है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि लेट सपोज़ कि आपकी एक कंपनी है, वो यहाँ पर 5,000 रुपये कमा रही है, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सपेंस है वो क्या है, 6,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप कितने ड्रॉ डाउन हो गए, -1,000 रुपीज़ हो गए। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो अर्निंग पर शेयर था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर किसी भी कंपनी का अगर ईपीएस अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप कभी भी स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको बस हमेशा ये याद रखना है कि आपको उसका ईपीएस भी देख लेना है कि वो कंपनी पॉजिटिव है या कंपनी नेगेटिव है, कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर नॉन प्रॉफिटेबल होगा तो फिर दिक्कत यहाँ पर हो जाती है। आज हम देखेंगे कि पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यूज़ किया जाता है कि कोई भी कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इसके 2 फार्मूले। पहला फार्मूला है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और अर्निंग पर रेशियो। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा इसमें कि आपको कैसे एक बैलेंस शीट अगर देख के तो कैसे आइडेंटिफाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला मेथड है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और अर्निंग का रेशियो, और दूसरा है कि शेयर प्राइस
अपॉन अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम ये वाला पार्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये सेकंड पार्ट से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं मैंने मेरे पार्ट 1 में बताया था, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, तो वो भी देख लेना, क्योंकि अलग अलग फंडामेंटल अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब उसके जो मार्केट में शेयर्स कितने हैं और उसका जो शेयर प्राइस है, तो उसके बेसिस में हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। तो आई होप आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे बताइए कि एक कंपनी है XYZ, उसका शेयर आउटस्टैंडिंग है 1000 शेयर है और उसका शेयर प्राइस चल रहा है 100, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप PE रेशियो क्या डिफाइन करता है, लेट सपोज कि अगर PE रेशियो किसी भी कंपनी का क्या है, अगर लो है, ठीक है, यहाँ पर लो है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी यहाँ पर क्या है, अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अगर यहाँ पे PE रेशियो किसी भी कंपनी का क्या है, अगर हाई है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। ये चीज़ क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, ठीक है। मैं आप यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल के बेसिस पे आपको सिखाना हूँ कि लेट सपोज कि एक कंपनी A है और दूसरी कंपनी है कंपनी B, ठीक है। उनका जो शेयर के प्राइस जो चल रहे हैं, लेट सपोज कि मैं दोनों सेम रखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रखता हूँ 50, यहाँ पे मैं रखता हूँ 50, ठीक है। उनका जो EPS है, ठीक है, उनका जो EPS है वो चल रहा है, इस कंपनी का चल रहा है 10, मतलब इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो चल रहा है 10, इसका जो अर्निंग पर शेयर चल रहा है 5। तो अगर मुझे इसका PE रेशियो निकालना है तो शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा तो इसमें मुझे कितना आ जाएगा, इसका PE रेशियो कितना आ जाएगा 5, इसका मुझे कितना आ जाएगा 10। तो अब आपके हिसाब से कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या फिर आप इसको एज ले सकते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी यहाँ पर लेनी चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक पैरामीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस भी कंपनी का EPS ज़्यादा होगा वो कंपनी क्या है, हमें लेनी चाहिए। और इसका अर्निंग पर रेशियो कितना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 5 है, मतलब यहाँ पर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। और जिसका PE रेशियो ज़्यादा हाई है, मतलब उसका ऑब्वियस सी बात है कि अर्निंग पर रेशियो अगर कम होगा तो उसका PE रेशियो ज़्यादा होगा। ये आप एज अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, आप ये वाली कंपनी जो A है वो है अंडर वैल्यूड और कंपनी B है यहाँ पर ओवर वैल्यूड, राइट। अब हम आगे इसको देखते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट होता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, राइट। तो अब हमारे पास इधर 2 फार्मूला है। पहला फार्मूला है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन बुक वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा, और नहीं तो शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये 2 चीज़ें रहती है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो अगर प्राइस टू बुक रेशियो, राइट, प्राइस टू बुक रेशियो अगर 1 से कम होता है, राइट, 1 से कम होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक वो क्या है, वो अंडर वैल्यूड है। पर अगर प्राइस टू बुक रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवर वैल्यूड है वो पर्टिकुलर स्टॉक। अब इधर 2 चीज़ें आ जाती है कि बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं कि टेंजिबल एसेट्स मतलब कि कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, जैसे उसके मशीन्स एंड ऑल, पूरी सारी जो भी कैलकुलेशन होती है उसके पास जितनी एसेट मतलब प्रॉपर्टी होता है, राइट। और उसके ऊपर टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी, लाइबिलिटीज़ मीन्स कर्ज होता है यहाँ पे। अगर ये चीज़ पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा वीडियो को। तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं कि उसके पास कितने एसेट्स हैं और उसके ऊपर कितने पास लाइबिलिटी, अगर उसको माइनस करेंगे तो ये जो बुक वैल्यू है उसको मैं डिनोट करता हूँ बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू अगर पॉजिटिव है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास जो टोटल एसेट्स हैं, राइट, टेंजिबल जो एसेट्स है वो क्या है, वो ज़्यादा है किससे, उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है, मतलब ये एक पॉजिटिव बात मानी जाती है। बट अगर उसका बुक वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास जो लाइबिलिटी है, मतलब उसके ऊपर जो कर्ज है वो ज़्यादा है उसके एसेट से ज़्यादा। तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, एक इसका एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट आता है। बट याद रखना कि अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं और अगर ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है कि अगर उसका जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी एक बहुत अच्छी ग्रोथ में है, काफ़ी नेगेटिव थी, तो ये एक बहुत अच्छी यहाँ पर बात मानी जाती है। तो ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया है कि ये जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब आइए अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लूँगा, ठीक है, मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लूँगा, कंपनी A, कंपनी B और कंपनी C।
अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके सिखाऊंगा कि आपके पास कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज टू कि बुक टू शेयर, राइट, उसका BS रेशियो कितना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं तीनों कंपनियों का सेम रखता हूँ, लेट्स सपोज 50, 50 एंड 50, ठीक है। तीनों कंपनी का ऑलमोस्ट ये है। और उसका प्राइस कितना है, शेयर प्राइस कितना है, लेट्स सपोज इसका मैं ले लेता हूँ 21, इसका मैं ले लेता हूँ 51, ठीक है, और इसका मैं ले लेता हूँ 96। ये इनके पर्टिकुलर शेयर प्राइस है। तो मैं इसके फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आता है, यहाँ पर आ जाएगा 0.42, यहाँ पे आ जाएगा। इधर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 1.02 जो प्राइस टू बुक रेशियो आ जाएगा, और इधर आ जाएगा मुझे 1.92 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या बता रही है, तो यहाँ पर हमने अभी क्या सीखा कि प्राइस टू बुक रेशियो अगर 1 से कम है या तो वो क्या है, अंडर वैल्यूड है। तो मतलब ये वाली जो पर्टिकुलर है, ये वाला क्या है, अंडर वैल्यू स्टॉक है, ये है अंडर वैल्यू, ठीक है। ये एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब नेक टू नेक है, जिसको हम कहेंगे, इसको हम यहाँ पे कहेंगे ये एकदम फेयर प्राइस पे है, इसको हम कहेंगे ओवर वैल्यूड, ठीक है। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इन तीनों में से कौन सी चीज़, कौन सा जो स्टॉक है, लेट्स सपोज स्टॉक ABC है, तो आप कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप सबका जो आंसर आएगा वो आएगा कंपनी A, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है। लेकिन आप कंपनी B को भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम अपने फेयर प्राइस पे चल रही है। तो हमें क्या एनालिसिस करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई सा भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ओवर वैल्यूड हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पे बढ़ सकती है एसेट से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसका मतलब कि क्या है, इसके पास, कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं, लाइबिलिटी से कम, मतलब क्या है, उसके पास कर्ज कम है और प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो ये है। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि मुझे किसी कंपनी का निकालना है कि उसके पास कैश कितना है, तो हम क्या करेंगे, कैश टू अर्निंग रेशियो निकालेंगे। तो राइट, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश अपॉन उसके जो शेयर प्राइस हैं वो, ठीक है, और उसके कितने शेयर्स हैं, ठीक है। तो मेरे को अगर किसी कंपनी का निकालना है कि उसके पास कितना शेयर्स है उसके में, तो हम ये ऐसे कट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो राइट, ऐसे हम निकालते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, राइट। ये चीज़ पसंद आ रही होगी तो ये वीडियो को लाइक कर देना और ये सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस किस लिए ज़रूरी रहता है और प्रॉफिट मार्जिन किस लिए ज़रूरी रहता है। अगर कंपनी को एक ग्रोथ करनी है, एक ग्रोथ करनी है, तो उसका क्या है, उसका प्रॉफिट भी लगातार क्या है, इंक्रीज़ होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट वो कंपनी यहाँ पर कभी भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है। तो राइट, आइए इसको समझते हैं कि अब प्रॉफिट मार्जिन का आप यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज कि आप एक सेक्टर चूज़ कर रहे हैं कि IT सेक्टर सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि आप एक सेक्टर सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें से 2 कंपनी है, एक है HCL टेक और दूसरी है विप्रो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब दोनों में से कौन सा कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दोनों एक IT कंपनी है। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए कि किसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो आप फॉर एन एग्जांपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि कैसे, अगर किसी कंपनी की क्या है ना, कॉस्ट कम है, अगर जो कॉस्ट कर रही है अगर वो कम है तो इनडायरेक्टली उसका क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, PM, मतलब प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसको समझते हैं कि डायरेक्ट एग्जांपल के साथ कि यहाँ पर हम कैसे 2 कंपनियों को हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। एक कंपनी A है, एक कंपनी B है, ठीक है। कंपनी A का क्या है, यहाँ पर लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्स, हमें सेल्स है तो यहाँ पे सेल्स इसकी है 200 लाख की, मतलब 2 करोड़ की ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी सेम कंपनी है 200 लाख की, बिकॉज मैं एक सेक्टर से 2 कंपनियों को यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ और मुझे कौन सा लेना है उसके लिए, ठीक है। और उसका जो एक्सपेंस है, ठीक है, यहाँ पर उसका एक्सपेंस है, इसका एक्सपेंस कितना है, लेट्स सपोज कि 100 लाख है और इसका क्या है 150 लाख है, ठीक है। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, नेट इनकम, क्योंकि मुझे फॉर्मूला के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे नेट इनकम चाहिए। तो नेट इनकम कैसे निकालते हैं, नेट इनकम मतलब NI, मतलब रिवेन्यू कंपनी ने कितना कमाया माइनस एक्सपेंस,
अगर मैंने ये चीज़ कर लिया तो मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कंपनी ने सेल्स कितनी की और एक्सपेंस कितना किया, तो मुझे इस हिसाब से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नेट इनकम मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ पे जो नेट इनकम मिलेगी वो है यहाँ पे 100 लाख की और यहाँ पे है मुझे 50 लाख की, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन का क्या है, जितनी यहाँ पे मेरी नेट इनकम हुई है डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करूँगा, तो मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मुझे यहाँ पे ये वह कंपनी ए के लिए मिलेगा मुझे 50% के लिए और यहाँ पे मुझे कंपनी बी के लिए मिलेगा 25%, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। सिंपल फार्मूला से आपको क्या है डायरेक्ट देखने मिल जाएगा बैलेंस शीट पे, बट एज अ फंडामेंटल एनालिसिस आपको निकालना आना चाहिए अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको कौन सी कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ज़रूर बताइए। तो ऑब्वियस ही बात है कि कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। तो एज़ पर द फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% है और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है सिर्फ और 25%, ठीक है। तो इस वे से हम क्या निकालते हैं कि एक अगर हमें किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो हमें उसका नेट सेल्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो राइट, ये चीज़ पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। अगर आप कोई सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं राइट, और आप कोई सी भी कंपनी में कोई भी, काफ़ी लोग क्या होते हैं कि पेनी स्टॉक उठा लेते हैं, पेनी स्टॉक छोटा 10 रुपये 5 रुपये का कोई सा भी स्टॉक उठा लेते हैं और उसी के बदले में कोई जो होता है वो ब्लू चिप स्टॉक उठाता है। ब्लू चिप स्टॉक मीन्स 500 रुपये के ऊपर वाला, 500 1000 रुपये। तो इनमें फ़र्क क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है ना, एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल रेशियो होता है एज एन फंडामेंटल एनालिसिस, जो आप सब लोगों को बिल्कुल पता रहना चाहिए। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, टोटल डेब्ट मतलब क्या होता है कंपनी का कर्जा, ठीक है, और इक्विटी मतलब उसकी इक्विटी कितनी है। इक्विटी हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर होल्डर की इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाती है कि कंपनी के पास कितने एसेट है और उसके पास कितनी लायबिलिटी है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा और ब्रीफ में यहाँ पर अब समझते हैं कि कंपनी के पास लेट्स सपोज की टोटल एसेट्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 900 मिलियन उसके पास टोटल एसेट्स है, उसकी टोटल लायबिलिटीज़ हैं ऑलमोस्ट 300 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को शेयर होल्डर इक्विटी निकालना है तो फिर, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है कि मेरे को ये दोनों चीज़ पता पड़ गई, पर उसके ऊपर डेप्थ कितना है इसका अलग हटा के लेट सपोज कि उसके ऊपर डेप्थ है 150 मिलियन का, ठीक है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से मैं क्या करूँगा, मुझे कितना मिल गया, फॉर्मूले में मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ 900 माइनस 300, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 600, ठीक है। यहाँ पे 600 की क्या आ गई, शेयर होल्डर इक्विटी आ गई। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये एसेट टू लायबिलिटी, ये मैंने आपको पिछले इस सेशन में सिखा चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसके ऊपर उसके पास कितना 150 का डेब्ट है और 600 मिलियन का यहाँ पे क्या है उसके पास शेयर होल्डर इक्विटी है। तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना आया 0.25 एक बहुत ही डिसेंट बोला जाएगा। तो राइट, अब यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेशन कैसे होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब DE रेशियो जितना भी कम होता है राइट, अगर जितना भी कम होता है लेट सपोज 0 के पास होता है, वो इट्स नॉट 0 से नीचे नहीं हो सकता, वो माइनस कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। इट्स लाइक कि वो 0 से लेकर रहता है 1 तक ओके रहता है, लेकिन 1 के अगर ऊपर है तो मतलब कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, कंपनी बैंकरप्सी पे कैसे बैंकरप्सी तक जा सकती है। तो आइए इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि एक जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है कि वो कौन सा बराबर होता है, कौन सा बहुत अच्छा होता है, कौन सा ओके होता है और कौन सा ये अच्छा माना जाता है। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 4 कंपनी है ABCD, ठीक है। उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेट सपोज इस कंपनी का 0.03 है, इस कंपनी का 0.47 है, इसका 1.02 है और इसका 6.5 समथिंग है राइट। तो 0.47 इसको हम क्या कहेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, तो ये क्या है ओके है, ये क्या है बराबर बोल सकते हैं, मतलब फेयर इनफ बोल सकते हैं। लेकिन जब 0.03 है ये वेरी गुड माना जाएगा राइट, क्या बोला जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन
अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखिए 6 है तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरी बैड, मतलब कंपनी कभी भी बैंकरप्सी पे जा सकती है। तो अगर कभी भी कोई सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन इन पेनी स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा अपना आइडेंटिफाई उसमें एक बार ज़रूर देख ले कि वो कंपनी उतनी वर्थ है कि क्या वो बैंकरप्सी में जा सकती है, राइट। मल्टी बैगर स्टॉक आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनियाँ मार्केट से ज़्यादा बाहर हो जाती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लास्ट पार्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट रेशियो को हम क्या कहते हैं, क्विक रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो और क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज कि कंपनी के पास कोई भी लोन है, मतलब उसके पास कितनी एबिलिटी है कि उसके पास जो शॉर्ट टर्म डेप्थ होता है, शॉर्ट टर्म डेप्थ मतलब जो शॉर्ट टर्म में जो लोन रहता है उसको चुकाने के पास उसके पास कितना कैश है, लिक्विड एसेट्स में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, राइट। उसके पास कितनी सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज क्या है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, राइट, तुरंत ऑन द स्पॉट कैश में। और बाकी ऐसी कौन सी चीज है जो तुरंत उसके कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो को हम कहते हैं क्विक रेशियो, राइट। अब यहाँ पे जैसे हमने हर चीज में दिखा है कि हर चीज 1 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि अब हम कैसे कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। लेट्स सपोज मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ ही बता देता हूं, ये कंपनी है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ठीक है। इसके पास जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट मतलब करंट एसेट्स है, लेट्स सपोज इसके पास 400 लाख है, ठीक है। इसके पास भी 400 लाख है, ठीक है, करंट एसेट्स। इसके पास करंट लायबिलिटी कितनी है, इसके पास करंट लायबिलिटी कितनी है 200, इसके पास कितनी है 800, ठीक है। तो अब मेरे पास करंट रेशियो कैसे आएगा, करंट रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.5। लेकिन अब इसमें से अब आप मुझे ये बताइए कौन सी कंपनी अच्छी है, ठीक है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। अब सब लोग बोलोगे कि कंपनी ए अच्छी है, नहीं, बिल्कुल इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें कंपनी बी अच्छी है, नहीं, इसमें कंपनी ए बहुत ज्यादा अच्छी है। क्यों कंपनी ए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसके पास ये जो करंट रेशियो मैंने क्या बोला कि उसके पास कितनी एबिलिटी होती है कि उसको डायरेक्ट क्विक कैश में कन्वर्ट करने की। तो इसके पास क्या है 2 है और इसके पास 0.5 है। तो इसको मैं आपके लिए और शॉर्ट कर देता हूं, अगर करंट रेशियो ज्यादा है 1 से तो हम उसको कंसीडर करेंगे गुड, राइट। अगर करंट रेशियो छोटा है 1 से तो हम उसको कंसीडर करेंगे बैड, राइट। क्यों, इसका मतलब क्या है, ये गुड क्यों होगा, इसका मतलब क्या है कंपनी के पास करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, और करंट ये वाले को हम बैड क्यों कहेंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी ज्यादा है करंट एसेट्स से। तो इसकी वजह से हम ये चीज यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो कभी भी अगर आप एनालिसिस करते हैं कोई सी भी फंडामेंटल एनालिसिस का, तो अगर आप उसमें करंट रेशियो देखते हैं तो 1 से ज्यादा होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो यही था फंडामेंटल एनालिसिस का। तो यहाँ पर आज हमारा पूरा जो सीरीज है वो यहाँ पर खत्म होती है। तो आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, अपने दोस्तों को भी ये सारी चीजें बताएं। ये चीज पसंद आई होगी तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ बताएं। और आपको कैसे प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, ये सारी सीरीज हमने निकाल दी है, आप प्लीज पहले सारे वीडियोस को जरूर देखें, राइट। आई होप आपको ये पूरा सीरीज हमारा पसंद आएगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए फॉर रेगुलर अपडेट। चलिए फिर मिलते हैं किसी करंट अगली सीरीज में। और कोई सी भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।